ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। पंडित जी, अब ये दहशतवाद के बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र में देखते हैं तो राज ठाकरे जो है मनसे के, वो बहुत ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखते हैं तो राज ठाकरे किसी पर भी निशाना लगाने को नहीं हटते हैं। उन्होंने अभी शरद पवार को लेके बहुत बड़ी ये कही है, उन शरद पवार पर टीका कर रहे हैं, वो भाजपा पे भी टीका कर रहे हैं। राज ठाकरे का अगर ये सब हम देखते हैं, वो जिस तरह से आगे जा रहे हैं, क्या राज ठाकरे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाला साहब के नेतृत्व में, बाला साहब की ट्रेनिंग में राज ठाकरे ने पॉलिटिक्स का पाठ पढ़ा, राजनीति के गुर सीखे। और बाला साहब की जिस तरह की भाषा होती थी, जिस तरह के उनके हाव भाव होते थे, राज ठाकरे साहब जो हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह के आक्रामक स्वभाव के हैं और एकदम स्पष्ट हैं, ब्लंट हैं। जो उन्होंने कहना है वो कहना है और जो नहीं कहना है उसमें वो चुप रहने वाले हैं। और अगर कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात आती है, अगर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बात आती है, तो एक बात तय है कि राज ठाकरे कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अपनी भाषा का और कड़क भाषा का उपयोग करते रहेंगे। अब जो उन्होंने पर्टिकुलरली शरद पवार साहब के ऊपर जो भी टीका टिप्पणी की है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी शनि की महादशा चल रही है। 2012 से 2014 के इलेक्शन में उनको डेफिनेटली कुछ नुकसान हुए, कुछ नहीं भारी नुकसान हुए। उस नुकसान से अभी वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने थाना में एक सभा ली, घाटकोपर के थाना में एक सभा ली। वहाँ पे उन्होंने फिर दिखाया कि मैं सोया हुआ नहीं था, मैं जागा हुआ हूँ। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक बार फिर एक नया कदम उठाने वाला हूँ। और उस दिन उन्होंने काफ़ी टीका टिप्पणियाँ की जो कहीं ना कहीं सत्य थीं। और आज अगर उन्होंने शरद पवार साहब के ऊपर कोई टिप्पणी की है तो उसके ऊपर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई कुछ बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि शरद पवार भी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र को प्यार करने वाले बहुत ही बड़े साहब हैं। मगर डेफिनेटली राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और शरद पवार एनसीपी के ऊपर या अजीत पवार के ऊपर ऐसे टिप्पणियां करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भातृ प्रेम, एक ब्रदरलीहुड जो है वो उनमें जागती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उद्धव ठाकरे बीमार हुए तो बाला साहब ने सबसे पहला फोन राज ठाकरे को किया। आज शिवसेना के मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी तरह का त्रास दे रही है, कहीं ना कहीं अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या नेताओं से दुखी हैं, तो उनका छोटा भाई राज ठाकरे डेफिनेटली अगर सामने आकर नहीं तो अंदर से डेफिनेटली दुखी होता होगा। इसलिए ये जो समावेश है, इस समावेश का सीधा सीधा परिणाम ये है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने भाई को डिफेंड करते रहेंगे। और आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जो है वो इकट्ठे किसी मंच से भी इसका प्रचलन कर सकते हैं, और जिसमें टारगेट भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये साफ साफ नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। ये मामला अभी शुरू हुआ है, अक्टूबर के बाद में बढ़ेगा। इसलिए राज ठाकरे साहब की कुंडली में जो इस वक्त शनि की महादशा चल रही है, उसके 2.5 से 3 साल पूरे होते ही राज ठाकरे फिर आक्रामक होंगे, फिर महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करेंगे और कहीं ना कहीं ओपनली उद्धव ठाकरे को डिफेंड करेंगे। 2014 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कशमकश में उन्होंने एक सभा में बोला था कि बाला साहब, अगर बाला साहब आज होते तो वो लात मारकर हकाल देते। आपको याद होगा। कहीं ना कहीं वो अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये प्रगाढ़ता बढ़ सकती है जो एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकती है। आपने अभी कहा कि शिवसेना और मनसे एक मंच पे आ सकती है। चलो हम राजनीति से अब अर्थनीति की ओर जाते हैं।
पंडित जी, परेशानी एक बहुत बढ़ती चली जा रही है, वो भी एक महंगाई से। बिल्कुल। ये महंगाई कम होने वाली है या ऐसी ही बढ़ती रहेगी? मॉनसून की बात करें तो मॉनसून विभाग पूरी तरह से विफल हो गया प्रेडिक्ट करने के लिए। लोगों ने हज़ारों की तादाद पर मुझे और जय महाराष्ट्र के माध्यम से और बाहर के कुछ चैनलों के माध्यम से भी अभिवादन किया कि हमारी प्रेडिक्शन मौसम के हिसाब से सही होती गई। मगर महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई के ऊपर लगाम लगाना मोदी जी के बस में नहीं है। आज तेल सस्ता ज़रूर हो गया है, मगर उसके बावजूद भी बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो महंगी होती जा रही हैं। महंगाई के ऊपर लगाम लगना शुरू होगा 11/11/2015 के बाद, फिर जाकर कहीं आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिलेगी। डॉलर के आगे रुपया का भी भाव बढ़ रहा है, तो ये क्या साइन है कि डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है? रुपया 65-66 पहुंच गया है, यानी रुपया कमज़ोर हो गया है। अच्छा। और कमज़ोर होने से क्या होगा कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके भाव जो हैं वो और बढ़ेंगे, लेबर और कमज़ोर होगा, और कहीं ना कहीं डॉलर का बढ़ना जो है वो भारतीय अर्थनीति के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। पिछले 2 एपिसोड से पहले जब 63 रुपीज़ $1 के थे तो मैंने बोला था कि 66 हो जाएंगे। आज मैं यहाँ प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये 67 के ऊपर भी अगले 1 महीने के अंदर जा सकता है। तो रुपया कमज़ोर होना महंगाई बढ़ाएगा। अब हम गोल्ड की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि गोल्ड के हमने बोला था कि बढ़ेगा। गोल्ड $1117 पर औंस चल रहा है। भारतीय बाज़ार में 26,000 का आंकड़ा वापस ये छू चुका है। आगे आने वाले दिनों में ये 500 से 700 पॉइंट और बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। और सिल्वर एज यूजुअल आई हैव बीन टेलिंग यू टू बाय एंड कीप इट। 33,000 रुपये किलो में आप सिल्वर खरीद लीजिए मित्रों। आज 36,000 रुपये सिल्वर हो गया है, 5,800 के करीब हो गया है। तो वाई नॉट अभी भी अगर सिल्वर 35,000 से नीचे आए तो उसको ख़रीद लीजिए। नीचे का स्तर सिल्वर का 34,800 है और ऊपर का स्तर 37,000 है। मगर अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में एक छोटी सी 10 से 15% की करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी धन्यवाद। राजमंत्र में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शनिवार 8 बजे। तब तक देखते रहिए जय महाराष्ट्र।